चलो बहुत सही है, अगर साउंड क्लियर है तो बहुत बढ़िया। चलो आप क्लास की जाए। तो देखो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र या मानव श्वसन तंत्र। जैसे मैंने आपको इतने सारे सिस्टम्स पढ़ाए हैं, वैसे ही आपका एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। क्लियर है? जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, जैसे मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया, नर्वस सिस्टम पढ़ाया, या फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको। जितनी भी सारी चीजें जो नहीं पढ़ाई हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। और मैम आप ग्वालियर से हो? अच्छा नहीं, आपस में नहीं, आपस में बात करना यहाँ अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। आप आपस में कमेंट करके बात नहीं करेंगे रोहित शर्मा जी। अगर कोई आपस में बात करेगा मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी। ये आपकी पर्सनल चैट के लिए कॉलम नहीं बना हुआ है, बिल्कुल नहीं कर सकते। कमेंट का मतलब है सिर्फ आपको कोई डाउट हो जेन्युइन सा, या कोई प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम या क्लियरिटी, कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपस में जो भी कमेंट करेगा, बात करेगा, यहाँ बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम खराब होगा, उससे टीचर का भी सामने देखेगा, मैं टीवी पे देखूंगी आपके कमेंट, तो मेरा भी टाइम खराब होगा। नहीं, आपस में कोई बात नहीं करेगा, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। वो सिस्टम का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, ठीक है? वो ऑर्गन्स, वो अंग जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया में काम आते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम किस सिस्टम का नाम देते हैं? उसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। क्लियर है? अब एक बात सुनना, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, ये जो सिस्टम पढ़ाने वाली हूं, ये अकेला ऐसा चैप्टर है जहां पे हमेशा स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक कैसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा कि जो फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, एल्वेलाई क्या होता है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। पूरा आपका एक चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव का श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब सिस्टम तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन करवाता हो, वो सिस्टम जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो। अब बात ये आती है कि मैम रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछूं मैं श्वसन का मतलब क्या होता है। आप क्या बोलेंगे मुझे रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे मैम रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ चलो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रही हूं रेस्पिरेशन। आपसे एग्जाम में पूछे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सांस लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, इवन इनफैक्ट 99% बच्चे मुझे आंसर देंगे कि मैम ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, मैम ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। तो ये रॉन्ग आंसर, आपका गलत आंसर है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मोहित जी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मैंने अपने गांव में सबको बता दिया टाइम्स कोचिंग के बारे में। मोहित प्रजापति थैंक यू सो मच, आप इतना मतलब अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ और आपने पूरे गांव में बता दिया हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है मैम, जो हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे वातावरण में एयर है, जो हमारे वातावरण में एयर है, जिसको हम हिंदी में कहा जाता है हवा। हवा में क्या होती है, तो मैम बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। हमारे आसपास जितनी भी सारी गैसेस है उनका मिक्सचर है। तो हमने एयर ली और वो एयर कहाँ से एंटर करती है मैम, नाक द्वारा या नोज की हेल्प से एयर एंटर करती है। फिर ये एयर नोज के बाद जाती है आपकी विंड पाइप में। विंड पाइप को साइंस में क्या कहा जाता है, विंड पाइप को हिंदी में कहा जाता है श्वास नली या वायु नली, का एक ही बात है, श्वास नली या वायु नली।
ठीक है। और विंड पाइप का एक नाम और होता है, इसको साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रैकिया। साइंस के लैंग्वेज में इसका नाम होता है ट्रैकिया, हिंदी में भी इसको ट्रैकिया ही कहा जाता है, ठीक है। और इस विंड पाइप का काम क्या होता है, इस एयर को, जो एयर कहां से एंटर की है, नोज से एंटर की है, ठीक है। और ये नोज से कहां लाना, लंग्स तक लाना, मतलब फेफड़ों तक लाना। क्लियर है? लंग्स तक, लंग्स को हिंदी में कहा जाता है फेफड़ा या फुफ्फुस, एक ही बात है। अब मैम लंग्स में क्या होता है, तो लंग्स में मैम ब्लड होता है। ब्लड का मतलब क्या है, रक्त या खून। और इस ब्लड में ये जो एयर आई है, इस एयर के अंदर मैम ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, हीलियम, नियोन, जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं वो सारी आई हैं। बट मैम जैसे ही ये गैसेस हमारे लंग्स में आती हैं, हमारे फेफड़ों में आती हैं, 2 फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों में ब्लड होता है, खून होता है। जैसे ही ब्लड के अंदर ये एयर आई है, तो इस ब्लड में से सिर्फ ब्लड के अंदर कौन सी गैस सॉल्युबल होती है, तो मैम ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होती है। क्लियर है? बाकी जितनी भी सारी चीज आई थी मैम, जितनी भी सारी गैसेस आई थी, वो क्या हो जाती हैं, वापिस आउट हो जाती हैं। वापिस क्या हो जाती है, आउट हो जाती हैं। इस ब्लड में सिर्फ कौन सा गैस सॉल्युबल हुआ, इस रुधिर में, हमारे खून में, हमारे रक्त में सिर्फ कौन सा गैस घुला, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो मैम हमारे ऑर्गन की सारी सेल्स के पास आता है। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं मैं ये सारा, ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा मैं पढ़ा चुकी हूं। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन गैस, जो आपने कहां से लिए, हमने एयर की फॉर्म में बाहर से लिए। और जैसे इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो यहां से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी ऊर्जा। और ह्यूमन बॉडी में ऊर्जा किसकी फॉर्म में होती है, मैम आपने पढ़ाया ATP की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये ATP कहाँ स्टोर होता है, तो मैम आपने बताया है इसके बारे में भी, हमारे एक सेल का कंपोनेंट होता है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या स्टोर होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा बोले तो एनर्जी, और एनर्जी बोले तो किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। क्लियर है? तो मैम इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस नाम देते हैं। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मैम कार्बन डाइऑक्साइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, यहां से आउट हो जाता है। कैसे आउट होगा, जैसे ऑक्सीजन आया था वैसे ही आपके फेफड़ों के पास CO2 आएगा, और यहां से CO2 होता हुआ क्या हो जाएगा, आउट। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन में जितने भी ऑर्गन्स पार्ट ले रहे हैं, जैसे नोज, जैसे विंड पाइप, जैसे लंग्स, इन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर क्या बोला जाता है, सिस्टम। और पूरा एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बता रही हूं समरी में कि अगर आपसे कोई पूछे रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, आपको बोलना है एयर का एंटर करना। एयर कहां से एंटर करती है, नोज से, ठीक है। एयर का एंटर करना, उस एयर का फेफड़ों तक पहुंचना, फेफड़ों तक एयर आ गई, और फेफड़ों में जो ब्लड होता है, उस ब्लड में कौन सी गैस का सॉल्युबल होना, ऑक्सीजन का सॉल्युबल होना। और उस ऑक्सीजन से किसका ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का टूटना, या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का बनना। एनर्जी का कहां स्टोर होना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और CO2 का क्या होना, आउट होना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन या श्वसन की प्रक्रिया। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व लेते हैं इस प्रोसेस में, उनको सिस्टम बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। क्लियर है? बता देंगे रेस्पिरेशन का मतलब, तो मैम रेस्पिरेशन का मतलब इतना सारा होता है ना, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने बताया हम एयर लेते हैं, तो आपको बताना है ये पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो रेस्पायरेशन है ये कितने टाइप का होता है। ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है। अब क्वेश्चन आते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है, कितने टाइप का रेस्पायरेशन हो सकता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? तो पहली क्लास में मैंने बताया था सजीव। सजीव किसको बोलते हैं मैम? हम सजीव कहा जाता है किसको? जो जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो। ये कुछ क्वालिटीज हैं जिनके पास होती है, उनको क्या कहते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपके सजीव चीज होती हैं, उनमें रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? तो देखो, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। वैसे तो नाम से क्लियर है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो। ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में कहा जाता है अनॉक्सीश्वसन। हिंदी में इसको कहा जाता है हिंदी में इसका नाम होता है अनॉक्सीश्वसन। तो मैम रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो पहला इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये वाला जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कौन सी गैस मस्ट होती है? ऑक्सीजन। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। यहां पर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहां होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्लियर है? दूसरा, इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें ग्लूकोज को जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सी गैस की हेल्प से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनेगा यहां पर। और एनर्जी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? बट इस रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? जब यहां पर एटीपी बनती है तो यहां पर इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन में टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल कितने जनरेट होते हैं? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्लियर है? यह डिफरेंस आपको याद रखना है। यह रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन, यहां पर क्या बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है मैम, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और यहां पर जो ग्लूकोज होता है सेल्स के पास, उसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है। और यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं आप। तो यहां पर हाँ ग्लूकोज होता है रितु शर्मा। देखिए यहां पर क्या होता है? यहां पर 38, हाँ सही बताया आपने आंसर पुलेंदर जी। यहां पर देखो, यहां पर बन सकता है इथेनोइक एसिड, यहां पर बन सकता है इथेनोइक अम्ल, यहां पर बन सकता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और यहां पर बन सकता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यहां पर 3 चीजें बन सकती हैं, या तो इथेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, प्लस यहां पर साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस यहां पर बनती है एटीपी। एटीपी बोले तो ऊर्जा। बट यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ऊर्जा के? तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यहां पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक है। और अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाए आपसे कि एरोबिक किस में होता है, तो एग्जाम्पल आप इसका देंगे। पहला ह्यूमन बींग्स, और हिंदी में कहा जाएगा मनुष्य का शरीर। हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एनिमल्स, एनिमल्स बोले तो जानवर। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? तो मैम सरीसृप या जो रेंकर चलते हैं। ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं। एम्फीबियंस भी देख सकते हैं, दे सकते हैं आप। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आता है? तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? एक कोशिकीय जीव। पढ़ाया है मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में।
एक कोशिकीय जीव। या इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवाणु। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं फंगस, फंजाई या फंगस, हिंदी में कहा जाएगा कवक। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं वायरस, वायरस बोले तो विषाणु। ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल आते हैं मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, हाँ अमीबा आपका यहाँ आ गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्लियर है, और यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। अब आपको एक बात क्लियर होगी हम लोगों में किस टाइप का रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन। हाँ ईस्ट भी एग्जाम्पल इसी का आएगा, पुलेंद्र कुमार, बिल्कुल ठीक है। मैम हिचकी क्यों आती है बताएंगे आगे, हाँ नीतीश कुमार जी रुक जाइए बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। आप देखो नेक्स्ट, अब जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पायरेशन का तो प्रोसेस होता है, बट जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे आपसे पूछूं मैं कि जो मछली होती है, जो फिश होती है मछली, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो मछलियों में मेन रेस्पिरेटरी का ऑर्गन कौन सा होता है, आप आंसर देंगे मैम क्या होता है, आप बोलेंगे कि मैम उनमें गिल्स होते हैं। मैंने बोला जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लूं मैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया कि जो मेंढक हैं उनमें सांस कहां से लिया, वो सांस कहां से लेते हैं, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। देखो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसा ऑर्गन जहां पर ऑक्सीजन एयर आ रही है, एयर से ऑक्सीजन आ रहा है, या ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में आ रहा है और CO2 आउट हो रहा है। अगर मैं पूछूं हम लोगों के बारे में, अगर मैंने पूछा आपसे कि ह्यूमन बॉडी का मतलब हम लोगों का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मैम रेस्पिरेशन स्टार्ट तो नोज से होता है, नाक से होता है, और फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सारे कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर मैं पूछूं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, मेन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन आना, CO2 जाना, तो ये प्रोसेस कहां होती है, तो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। क्लियर, ठीक है। चलो अब मैं लिखती हूं, यहाँ हेडिंग क्या होगी, तो हेडिंग ऐसा कुछ नहीं होगी, बस ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको यहां से। यहाँ पर हेडिंग कुछ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखवा रही हूं मैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंग्स किन किन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस भी कहा जाता है या फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस किस का होता है, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एनिमल्स, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ह्यूमन बींग्स, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं लिजार्ड, लिजार्ड बोले तो छिपकली, और आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रॉग, मेंढक। बट मेंढक कब, जब वो धरती पे हो, जब मेंढक धरती पे होता है तो वो रेस्पायरेशन कहां से करता है, लंग से करता है, तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया ऑन अर्थ, मतलब जब वो धरती के ऊपर हो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिल्स से सांस कौन लेता है, गिल्स को कहा जाता है गलफड़ा, ठीक है। तो गिल्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मैम मछलियों का होता है, फिश का होता है। अगर मैंने बोला कि जो 3 नंबर पे कि स्किन से कौन कौन सांस लेता है, स्किन से कैसे लेते हैं सांस, देखो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहां होता है, लंग्स में, मतलब ऑक्सीजन एंटर और CO2 आउट कहां से होगा, लंग्स में। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होता है, वो स्किन से ही सांस ले लेते हैं, ठीक है। अब स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 आउट हो जाता है, ठीक है। तो स्किन का एग्जाम्पल है एक तो आपका फ्रॉग, मेंढक, बट मेंढक कब, जब वो मैम पानी में है, तो मैंने आगे लिख दिया इन वाटर या पानी में। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल आता है केंचुआ, अर्थवॉर्म, ये भी जिसको किसान का दोस्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में काम आता है,
अर्थवॉर्म, केंचुआ। नेक्स्ट अगर मैंने पूछा आपसे कि जो प्लांट है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रही हूं। ऐसे तो प्लांट में जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके अंदर लेंटी सेल्स होती हैं, रूट हेयर्स भी काम करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन में, जो बट वो मेन होती हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा, और हिंदी में कहा जाता है वात रंध्र, जो दिन में बंद हो जाते हैं और रात को खुल जाते हैं। रात को ऑक्सीजन लेंगे प्लांट, दिन में CO2 लेते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं मैम, लीफ के अंदर होते हैं। और आगे मैं लिख देती हूं प्लांट, तो प्लांट का फेफड़ा पूछूं मैं अगर, तो कौन सा हो गया, स्टोमेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपने ट्रैकियल ट्यूब से ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेते हैं, हिंदी में बोला जाएगा इनको श्वास नली की सहायता से। मतलब कि जिनमें फेफड़े नहीं होते, जिनमें ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, उनकी ट्रैकिया क्या होता है, श्वास नली, विंड पाइप से ही हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को हिंदी में बोलेंगे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। या आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंसेक्ट्स के अलावा आप कॉकरोच, जो कॉकरोच होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो मैम उनमें ट्रैकियल ट्यूब होती हैं, जो ट्रैकिया होता है वो एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, तो वहीं पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है, 1 2 3 4 5। एक और लिख लो एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेते हैं, मतलब शरीर से ही सांस ले लेते हैं, शरीर की सरफेस से ही सांस ले लेते हैं, शरीर की सतह से सांस ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। मैंने आपको बताया है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए भी सेल होती हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मैम एक ही सेल होती है या सेल्स बहुत सारी होती हैं, एक ही टाइप की होती हैं, तो उनमें उसी सेल में डाइजेशन होता है, उसी सेल में रेस्पिरेशन होता है, उसी सेल में एक्सक्रीशन होता है। तो उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, उसका बॉडी या उसका क्या कहा जाएगा, उसकी सेल्स कहा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई अलग नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ उनकी जनरल बॉडी सरफेस से ही वो सांस ले लेते हैं। इतने सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है, आप एक अर्थवॉर्म याद कर सकते हैं, एक आप कॉकरोच याद कर सकते हैं, एक आप फ्रॉग याद कर सकते हैं, और एक आप प्लांट वाला याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। क्लियर है, तो ये यहां तक बात क्या होगी कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, हम लोगों में कौन सा होता है, हम लोगों में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके बाद मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। मतलब अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए अलग अलग श्वसनी अंग पाए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा मेन चैप्टर क्या है, हमारा मेन चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है हमें। तो हमारा जो मेन चैप्टर था उसका नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे आज आप पढ़ोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, मुझे प्लांट का रेस्पिरेशन भी करवाना है तो वो प्लांट में करवाऊंगी, वो यहां नहीं करवाऊंगी, वो बॉटनी में करवाऊंगी, यहां नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आप लिखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी मैम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला, ह्यूमन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है। एक क्वेश्चन आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है। मैम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सबसे पहले हम खाना कहां खाते हैं, माउथ में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो गया, माउथ से। अगर मैं आपसे बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है, तो मुझे बताओ एयर कहां से एंटर करती है। मैम एयर नोज से एंटर करती है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टेड बाय नोज। क्लियर है, बता देंगे। अब देखो नोज में क्या होते हैं, तो नोज से क्या होता है, पहला पॉइंट आप नोज नाक में लिख सकते हैं कि नाक द्वारा हवा आती है, एयर इन
एंड CO2 आउट। मैंने ऑक्सीजन इन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एयर इन एंड CO2 आउट। नाक द्वारा हवा आती है और CO2 क्या होती है, बाहर जाती है। मैं 1 मिनट में आती हूँ, एक घर से फोन आ रहा है, 1 मिनट में आती हूँ। देखिए वापस आते हैं हम। 4% CO2 आउट नोज। ओके, CO2 एक बार में कितने परसेंट छोड़ते हैं? ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, पहले रुक जाइए, आप मुझसे आगे मत चला करें, ठीक है ना। देखो मैम, RRB जेई का एग्जाम जल्द ही है, प्लीज बायो और केमिस्ट्री का जल्दी खत्म करवा दो, रिवाइज का भी टाइम मिल पाएगा। तो रिवाइज तो आप करते रहिए, आपके पास फोन है, फोन में आप देखते रहिए, जितने भी आपके वीडियो हैं उतने देखते रहिए, ठीक है। देखो देखिए, तो नाक द्वारा एयर एंटर करती है और CO2 आउट करती है। अब नाक में ये एयर और CO2 कहां से आउट करते हैं? तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे नोज में जो 2 पोर होते हैं उनको बोलते हैं नोस्ट्रिस, उनको कहा जाता है नोस्ट्रिस, नोस्ट्रिस। और हिंदी में इनको कहा जाता है नाक के छेद, जो दो दरवाजे होते हैं, तो उनको वाल्व भी कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स की हेल्प से एयर एंटर करती है और CO2 आउट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे जो नोज में जो होते हैं नोजल हेयर्स, जो हमारे नोज में होते हैं नोजल हेयर्स, इन नोजल हेयर्स को क्या कहा जाता है? हिंदी में इनको कहा जाता है नाक के बाल, नाक के बाल। और साइंस की लैंग्वेज में इन नोजल हेयर्स का नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है सीलिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो नाक के बाल होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको सीलिया कहा जाता है। नोजल हेयर्स को क्या कहा जाता है मैम? सीलिया कहा जाता है। क्लियर है? और ये सीलिया क्या करते हैं? ये एज ए फिल्टर काम करते हैं, ये एज ए फिल्टर की तरह काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। किसको छानना? जो बाहर से एयर लिए, उस एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, अगर कोई लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारे नोजल हेयर्स या हमारे सीलिया क्या करेंगे, उन लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे, छान देंगे। उस हवा को छानने का काम करते हैं, जो हवा हमारी नोज से एंटर करती है। अगर उस हवा में थोड़े बड़े धूल मिट्टी के पार्टिकल हुए तो उनको ये रोक देते हैं, तो एज ए फिल्टर काम करते हैं सीलिया। और अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स ये इनसे नहीं रुक पाते और वो छोटे मोटे पार्टिकल्स हमारी ट्रैकिया में, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो इन नाक के बालों का नाम क्या होता है? नोजल हेयर्स का नाम क्या होता है? सीलिया। और कभी कभी हमारे बॉडी में जब ये धूल मिट्टी के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, तो धूल मिट्टी के मॉलिक्यूल जाने से हमारे नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और जो नाक से पानी निकलता है उसको कहा जाता है साइंस में म्यूकस। साइंस में उसको नोजल वाटर या उसको कहा जाता है म्यूकस।
नोजल वाटर, नाक के पानी का नाम क्या होता है? तो साइंस में उसको कहा जाता है म्यूकस, और म्यूकस को हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। किसी भी नाम से आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है, उसको क्या कहा जाता है? श्लेष्मा। ठीक है, तो मैम एयर कहां से एंटर करी? नोज। नोज में क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं जिससे एयर एंटर करती है और CO2 आउट होती है। उसके बाद मैम हमारे नोज में नोजल हेयर्स होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया, और ये सीलिया क्या करते हैं? उस हवा को छानने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे उस हवा में छानने का? कोई धूल मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स चले गए तो उसको रिमूव कर देंगे, और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें नोजल हेयर्स में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो नोजल वाटर रिलीज होने लग जाता है। नाक का पानी जिसको क्या कहते हैं? म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए नोज से एयर कहां आई? तो नोजल हेयर के पास आई। अब नोज से एयर कहां जाती है? तो आपको 2 नंबर में पढ़ना है फेरिंग्स। आपको 2 नंबर में पढ़ना है फेरिंग्स। 2 नंबर में आपका नाम होता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या होता है? देखिए फेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है, अच्छा ये Y इधर आएगा, N इधर आएगा। फेरिंग्स हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रसनी। हिंदी में थोड़े नाम अजीब से हैं, आप याद करिए। फेरिंग्स, यहां पर आपको टर्म ही पढ़ने हैं, इन टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपसे पूछेगा एपिग्लोटिस क्या होता है, एडम्स एप्पल क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ये सारे टर्म ही आपको याद करने हैं सिस्टम में। फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहां पर दोनों पाइप मिलती हैं, मतलब जहां पर दोनों पाइप मिलकर अलग अलग हो जाती हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका माउथ वाला पार्ट, और माउथ वाला पार्ट आप कहां पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि माउथ खाना खाने का काम करता है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? नोज वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहां पर देखो, यहां से नोज वाला पार्ट आ रहा है, यहां से माउथ वाला पार्ट आ रहा है। इस पार्ट को आप नाम देते हैं फेरिंग्स। इस पार्ट को आप क्या नाम देते हैं? तो फेरिंग्स या ग्रसनी नाम दिया जाता है। अब इस फेरिंग्स का काम क्या होता है? तो ये फेरिंग्स क्या करता है? विंड पाइप को अलग करने का काम करता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको अलग करने का काम, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अलग करने का काम करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक होते हैं या दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो आप उसको आंसर क्या करेंगे? फेरिंग्स। या आपसे पूछ सकता है उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिलती हैं, तो उस पाइप को इस वाली जगह को क्या बोलेंगे? हम फेरिंग्स बोलेंगे। क्लियर है? इस फेरिंग्स के बाद क्या हो जाता है? तो एपिग्लोटिस आता है। एपिग्लोटिस से आपका विंड पाइप अलग, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग हो जाते हैं। तो फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। फेरिंग्स एक होता है लैरिंग्स, वो आगे पढ़ेंगे, आपको यहाँ फेरिंग्स पढ़ना है। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। फेरिंग्स में विंड पाइप और आपका जो यहाँ पर दोनों पाइप लगी हुई होती है, इस पाइप से यहाँ पर विंड पाइप होता है और आपका फूड पाइप होता है। तो आपको याद रखना है फेरिंग्स क्या होते हैं? जहां पर दोनों पाइप मिलते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम फेरिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपको यहां से क्या याद रखना है? तो नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है एपिग्लोटिस क्या होता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, देखो 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया नोज, दूसरा आपने क्या पढ़ा? फेरिंग्स। अब क्या पढ़ेंगे आप? तीसरा। तो तीसरा आपको पढ़ना है एपिग्लोटिस। ऐसे ही टर्म पढ़ने हैं आपको इस पूरे सिस्टम में, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है इसको मैम घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन ये स्विच की तरह काम करता है। जैसे अपना स्विच होता है ना, बटन होता है, ऑन ऑफ करते हैं हम, वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, मोहित चौहान जी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस हो जाएगा एग्जाम से पहले। बस 10 से 12 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा इस बैच का। डोंट वरी, हम जो 2 घंटे की जगह 3 घंटे का बैच बन देंगे, इसको 10 दिन के अंदर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एपिग्लोटिस क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनो, फेरिंग्स के बाद आपका 3 नंबर पे आता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या होता है? वो वाला पार्ट जो स्विच की तरह काम करता है। ये 2 पाइप होती हैं आपके फेरिंग्स के नीचे की साइड, 2 पाइप बनना स्टार्ट हो जाती है। इस इधर वाली पाइप को हम नाम देते हैं फूड पाइप, और फूड पाइप को कहा जाता है भोजन वाली नलिका। भोजन नलिका।
या आप खाने वाली नलिका कह सकते हैं। इधर वाला पाइप क्या होता है, तो इस पाइप का नाम होता है मैम विंड पाइप, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वायु नलिका। हिंदी में इसको कह सकते हैं आप श्वास नली या वायु नलिका। क्लियर है। अब मुझे बताओ, फूड पाइप यहां से ऊपर से किस ऑर्गन से कनेक्ट होना चाहिए? आपने फूड कहां से लिया है? माउथ से। और माउथ का फूड कहां जाता है? स्टमक में जाता है मैम, पेट में जाता है। तो ये वाला पाइप जो है वो माउथ और इधर स्टमक से कनेक्ट होता है। बट ये वाला जो पाइप होता है वो ऊपर नोज से कनेक्ट होता है। नोज की एयर कहाँ आती है? तो मैम लंग्स के पास आती है, फेफड़ों के पास आती है। ये दोनों पाइप होते हैं, और इस दोनों पाइप के ऊपर एक कैप लगा हुआ होता है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। इतनी पतली मसल्स की मेम्ब्रेन होती है। अंशु जी, आपका नंबर आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, प्लीज आप इतने कमेंट मत कीजिए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं आपके कमेंट की वजह से। आप कुछ भी लिख रहे हैं, AXYZ XBC कुछ भी लिख रहे हैं आप, ठीक है? तो आप प्लीज पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर नाम नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बाद में आप देख सकते हैं, पहले समझ लीजिए। तो इन दोनों पाइप के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम दिया जाता है मैम एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या होता है? तो मैम मसल्स की बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, मसल्स की या मांसपेशियों की, जो एयर से वाइब्रेट होकर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होती रहती है। ठीक है। तो जब क्या होता है, क्या है बेसिकली, जब आप फूड ले रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस आपकी श्वास नली को ब्लॉक कर देता है। मतलब एयर तो आएगी यहां से, बट फूड पार्टिकल्स यहां ना चला जाए, तो प्रेशर लग के इधर की साइड चला जाता है एपिग्लोटिस। ठीक है। अभी आप खाना नहीं खा रहे हैं तो ज्यादा किस साइड झुका हुआ है यहां पर? तो ये आपके फूड पाइप वाली साइड पे ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, हो गया। तो आपसे पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं? इसको स्विच नाम दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि आपके गले वाले पार्ट में जो एज ए स्विच काम करता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस। कभी कभी क्या होता है, आप फूड खा रहे हैं तो खाना ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे ऐसे स्टमक में जा रहा है, बट आप खाना खाते समय आपने जोर से हंस दिया या जोर से बोल दिया, तो ये एपिग्लोटिस पे प्रेशर लगेगा, और जब एपिग्लोटिस पे प्रेशर लगेगा तो आपकी इस विंड पाइप पे प्रेशर लग के ये फूड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? विंड पाइप में आ जाएंगे, श्वास नली में। और श्वास नली में क्या आ रही थी मैम? एयर आ रही थी, और किसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा? एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और इंसान को थोड़ा सा ऐसे मतलब खांसी सी आने लग जाती है, या इंसान को थोड़ा सा एयर की एब्सेंस में इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, तभी कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, या फिर जोर से खांसना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? हो गया। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? जिसे क्या बोला है आपने, क्या लिखा है महेंद्र जी? जिसे लालरी भी कहते हैं। नहीं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। तो सबसे पहले एयर कहां से आई? नोज से। नोज के बाद कहां आई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से एयर होती भी देखो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जब एयर आ रही है तो एक ज्यादा किस साइड झुका हुआ होगा? फूड पाइप पे। और यहां से एयर कहां आती है? तो आपकी इस विंड पाइप में आ रही होती है। क्लियर है? तो अब 4 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? विंड पाइप, या फिर उसको क्या पढ़ना है? ट्रैकिया, श्वास नली। अब आपको क्या पढ़ना है 4 नंबर पे? तो श्वास नली के बारे में पढ़ना है। सारे आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो 4 नंबर पे मैं क्या लिखूं? यहां पे विंड पाइप लिखूं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, विंड पाइप से भी। विंड पाइप का नाम क्या होता है मैम? आपने बताया उसको ट्रैकिया कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? वायु नलिका कहा जाता है, वायु नलिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि ये जो ट्रैकिया होती है ये इसका काम क्या होता है? तो ट्रैकिया क्या करती है? जो नोज से हमने एयर ली है उस एयर को कहां ट्रांसफर करती है? ये लंग्स तक ट्रांसफर करती है। तो ये एयर लिख दिया मैंने यहां पर। तो ट्रैकिया ट्रांसफर एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स। श्वास नली का कार्य एपिग्लोटिस वॉइस बॉक्स नहीं होता है। सुरजीत जी अभी बताऊंगी वॉइस बॉक्स क्या होता है। आप लोग बहुत आगे चलते हो यार, रुक जाओ। मैंने कह दिया है आप आगे कमेंट मत किया करें। जब मैं पढ़ा दूं फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे आगे आकर पूछ सकते हैं, बट मुझे आने तो दीजिए वॉइस बॉक्स तक, तो मैं पढ़ाऊंगी। तुम लोग टीचर का दिमाग मत खराब किया करो ये फालतू का कमेंट करके।
रुक जाओ, ठीक है। तो ट्रैकिया का काम क्या होता है? नोज की एयर को फेफड़ों तक ट्रांसफर करना। क्लियर है? अब ये ट्रैकिया कैसे होता है? तो ऐसे होता है आपका ट्रैकिया। फूड पाइप में या नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फूड पाइप हमने किस सिस्टम में पढ़ ली? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये आपका ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे यहां पर आपका क्या होता है? आपका वॉइस बॉक्स होता है ऐसे। इस ट्रैकिया से क्या आ रही है? एयर आ रही है यहां पर ऐसे, ठीक है। और ये एयर कहां जाती है? तो लंग्स के पास जाती है, फेफड़ों के पास जाती है। क्लियर है? ये आपका विंड पाइप। अब एक क्वेश्चन आता है कि वॉइस बॉक्स कौन सी पाइप पर होता है? वॉइस बॉक्स कौन सी पाइप पे होता है? तो इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स, और इसका नाम क्या होता है? वॉइस बॉक्स का लैरिंक्स नाम होता है। क्लियर है? ये होता है लैरिंक्स। तो मैम हमारी जो विंड पाइप है, उस विंड पाइप के ऊपर क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इसको मैंने लिख दिया लैरिंक्स, इसका नाम होता है। इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है इसको, या इसको कहा जाता है ध्वनि यंत्र, जहां से ध्वनि बनती है, जहां से साउंड बनती है। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती है? इस वॉइस बॉक्स के अंदर होती हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जुएं। पतली पतली मेम्ब्रेन होती हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। किससे? एयर से वाइब्रेट होंगी, और ये क्या बनाती हैं? तो मैम ये साउंड या ध्वनि बनाती हैं। क्लियर है? तो इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। किसको? लैरिंक्स को। फेरिंक्स क्या होता है? वो वाला पार्ट जहां पर फूड पाइप और ओइसोफेगस और जो आपका ट्रैकिया होता है दोनों एक साथ आ रही होती है। मतलब माउथ और नोज को मिलाने वाले पार्ट को फेरिंक्स कहते हैं, बट वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। और लैरिंक्स कहाँ पे होता है? मैम हमारी विंड पाइप पे होता है। और विंड पाइप से क्या आती है? एयर आती है। एयर आ रही है, और इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? इस लैरिंक्स के अंदर क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? वो पतली पतली मेम्ब्रेन मसल्स की या पेशियों की वो पतली पतली झिल्ली, जो हवा से वाइब्रेट होकर क्या बनाती है? साउंड बनाती है, आवाज बनाती है। और उसी आवाज को हमारा टंग, हमारा जीभ क्या करता है? वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, शब्दों में बदल देता है। और कितना क्या बोलना है वो कौन बताता है? हमारा ब्रेन बताते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछे ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? लैरिंक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया? लैरिंक्स कौन सी पाइप पे होता है? तो कौन सी पाइप पे? विंड पाइप पे। वो फेरिंक्स था ऊपर, और ये लैरिंक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये जो लैरिंक्स है इसके चारों तरफ ऐसे कार्टिलेज मसल्स होती हैं। ऐसे कार्टिलेज मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, और इस मसल्स को, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एडम्स एप्पल। इनको कहा जाता है एडम्स एप्पल। कार्टिलेज क्या होती हैं? तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं ये जो मसल्स, जो फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे आपकी नोज की टिप, आप इसको ऐसे करोगे, ये इधर से इधर ऐसे पूरी दब जाती है। जैसे आपकी कान की बाहर की ये जो जब आप बचपन में कभी शरारत करते होंगे, आपका टीचर आपका कान खींचता था, तो ये खिंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? मसल होती है। तो वो इतनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती है। उनको कार्टिलेज, उनको उपास्थि कहा जाता है। ठीक है? तो इसके ऊपर कार्टिलेज लगी हुई होती है। किसके ऊपर? लैरिंक्स के ऊपर कार्टिलेज। और इन्हीं कार्टिलेज को हम हिंदी में कहते हैं उपास्थि, और साइंस में इन कार्टिलेज का नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल का हिंदी में नाम एडम्स एप्पल ही होता है। इसको हिंदी में एडम्स एप्पल ही कहा जाता है, कुछ अलग नाम नहीं होता है। और इस एडम्स एप्पल के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, इट इज फाउंड इन ओनली मेल्स। इट इज फाउंड इन ओनली मेल्स। यह सिर्फ नर शरीर में पाया जाता है। यह सिर्फ नर मनुष्य में पाया जाता है, मादाओं में नहीं होता है, लड़कियों में नहीं होता है, नर मनुष्य में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होती हैं? कार्टिलेज होती हैं। कभी आपने देखा होगा आपके घर में ब्रदर है, आपके पापा हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की साइड उठा हुआ पोर्शन सा होता है, उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। कहाँ पर होता है? लैरिंक्स के ऊपर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लैरिंक्स के ऊपर जो कार्टिलेज होती हैं, जो उपास्थि होती हैं, उसको टर्म क्या बोलते हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है? तो आपको क्या बोलना है? एडम्स एप्पल नाम दिया जाता है। ठीक है? और ये एडम्स एप्पल किस में होता है? सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में ये नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है मैम, हो गया।
तो मैम सबसे पहले एयर नोज से एंटर करी, नोज से फेरिंग्स में गई और फेरिंग्स के बाद कहाँ आई, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहां से क्या बनती है, हमारी साउंड बनती है। और इस वॉइस बॉक्स के ऊपर लड़का लड़की दोनों में ऐसे एक और कार्टिलेज जुड़ी हुई होती है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट सा और होता है और उसको कहा जाता है ग्लोटिस। उसको कहा जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस सब में होता है, लड़के में लड़की में सब में होता है ग्लोटिस, ठीक है। और इस ग्लोटिस का काम क्या होता है, जो एयर आ रही है उसको अंदर की साइड, इस अंदर की साइड भेजना, जो एयर आ रही है उसको अंदर की साइड भेजना और जो साउंड बन रही है उसको बाहर की साइड भेजना, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है मैम, स्विच होता है। एपिग्लोटिस कहाँ होता है, दोनों पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप पे ज्यादा, और जब हम सांस ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो कौन से पाइप को कवर करता है, तो ओइसोफेगस या फूड पाइप को कवर करता है। बट एडम्स एप्पल क्या होता है, लैरिंग्स के चारों तरफ जो मसल्स होती हैं, कार्टिलेज मसल्स होती हैं, उनको कहा जाता है एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल सिर्फ किस में होता है, तो लड़कों में होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद आपसे पूछे ग्लोटिस क्या होता है, तो ग्लोटिस किसके ऊपर लगा हुआ होता है, लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स के ऊपर। और ग्लोटिस का काम क्या होता है, साउंड को बाहर की साइड फेंकना, जो आप बोल रहे हो उसको बाहर की साइड, और जो आप एयर ले रहे हो उनको अंदर की साइड। तो ये अंदर की साइड एयर कहाँ आएगी, लंग्स से विंड पाइप से होती हुई कहाँ आ जाती है, लंग्स में आ जाती है, ठीक है, लंग्स में आ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, नोज, नोज से कहाँ आई एयर, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ आई, एपिग्लोटिस में, एपिग्लोटिस से कहाँ आई, विंड पाइप में। और विंड पाइप के ऊपर आपने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े, इसको बोलते हैं ध्वनि यंत्र। सुना है ना, वो ऐड आता है मूवी चलाने से पहले कि मेरा नाम कमलेश है, ये मेरी मम्मी है, ये बहुत गुटखा खाती थी पहले, तो इनका ध्वनि यंत्र खराब हो गया। तो ध्वनि यंत्र के अंदर क्या होता है, टोबैको का जो लिक्विड होता है वो आकर टार जम जाता है, तो ये लैरिंग्स की जो मसल्स है वो आपकी खराब हो जाती हैं, वोकल कॉर्ड्स आपकी खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर पूरा का पूरा इस लैरिंग्स को बाहर निकाल देता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहां पर, अब जो ट्रैकिया है आपकी, आगे चलकर ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाता है, कहां पर, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ट्रैकिया में लिखना होता है, मैंने लिखा नहीं है, आपको समझना है कि ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू बोथ लंग्स। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू बोथ लंग। मानव वायु नलिका दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। मानव नलिका दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है।